अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टीचर एजुकेशन पीके और मैं हूं आपका टीचर शकील अहमद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डीएई का सब्जेक्ट ELTR 225 जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, इसमें हम करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टडी करेंगे। तो चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर की अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस है, उसके बाद हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस है, फिर हमारे पास इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हैं और इसके बाद इनपुट ऑफसेट करंट, डिफरेंशियल गेन, कॉमन मोड गेन और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो ये हमारे पास 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इनपुट इम्पीडेंस की तरफ चलेंगे, लेकिन इनपुट इम्पीडेंस की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस के अलर्ट्स हासिल हो सकें। तो चलते हैं इनपुट इम्पीडेंस, जो कि हमारे पास पहला करेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इनपुट इम्पीडेंस को अगर हम देखें, डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस इज़ द रेशो बिटवीन द चेंज इन वोल्टेज बिटवीन V1 एंड V2 टू द चेंज इन करंट। यानी कि हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस जो है वो हम कह सकते हैं कि V1 और V2 के ऊपर जो अप्लाई किया गया वो वोल्टेज उनके दरमियान जो तब्दीली है और करंट के दरमियान और करंट की तब्दीली के दरमियान जो रेशियो है वो हमारे पास डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जब हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो वर्किंग में हो तो उसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग यानी ये V1 और V2 जो हमारे पास दोनों इनपुट्स हैं V1 और V2, ये हमारे पास जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस मिल रही है जैसे यहाँ R1 और R2 है, ये इन दोनों का मजमूआ जो है वो हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस है। या फिर हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जब हम इनपुट टर्मिनल्स की तरफ से अंदर की तरफ एम्पलीफायर में देखें तो जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आएगी या मिलेगी वो हमारी इनपुट इम्पीडेंस है। तो इसके बाद हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस है। आउटपुट इम्पीडेंस हमारे पास हम देखें तो दो तरह से आउटपुट इम्पीडेंस को हम जो है वो मेजर करते हैं। एक आउटपुट इम्पीडेंस है फुली डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो इनपुट्स हैं हमारे दोनों आउटपुट्स टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो हमारी आउटपुट इम्पीडेंस है। या फिर हम कहें कि जब हम सिंगल एंडेड एम्पलीफायर्स की बात करें तो उस वक्त हम जो इम्पीडेंस मेजर करेंगे वो हमारे पास आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान जो भी मेजर की जाएगी वो आउटपुट इम्पीडेंस कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हैं। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हम जानते हैं कि जब हम किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है, लेकिन अगर हम इनपुट अप्लाई ना करें, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि हमने दोनों इनपुट्स को कॉमन करके ग्राउंड किया हुआ है, तो इस वक्त भी हमें आउटपुट पे जो है कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज हासिल हो रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे इस वक्त हमें ज़ीरो आउटपुट वोल्टेज मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से उनमें जो डेफिशिएंसीज होती हैं उनकी वजह से बेस टू इमीटर वोल्टेज उनके बराबर नहीं होते, जिस वजह से यहाँ पे हमें आउटपुट पे भी जो है वो कह लें कि ज़ीरो आउटपुट हासिल नहीं होती। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस आउटपुट को ज़ीरो करने के लिए जो हम इनपुट पे आउटपुट को ज़ीरो करने के लिए जो हम इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो हमारे इनपुट वोल्टेज जो हैं वो हमारे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होंगे। यानी कि हमने जो आउटपुट पे यहाँ पे हमने कहा कि ज़ीरो हासिल नहीं हो रहा, आउटपुट हासिल नहीं हो रही, तो इसको ज़ीरो हासिल करने के लिए, ज़ीरो आउटपुट हासिल करने के लिए हमें इनपुट पर कुछ जो है वो ऑफसेट वोल्टेज जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं और इन वोल्टेज को हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इनपुट ऑफसेट करंट है। इनपुट ऑफसेट करंट
अगर हम देखें तो हमारे पास मेनली इनपुट ऑफसेट करंट तो यही होता है कि जब दोनों इनपुट्स के दरमियान फ़र्क जो है वो इनपुट ऑफसेट करंट होता है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखें कि हमने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया, सिवाय इसके कि हमने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं और आउटपुट भी हमें ज़ीरो मिल रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे पास जो है जो दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास HFE और VBE, उनकी वजह से यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करंट जो है वो हासिल हो रहा होता है और उसी करंट के दरमियान, उन्हीं करंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमारा इनपुट ऑफसेट करंट कहलाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन को अगर हम देखें तो हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल गेन जो है हमारे पास मल्टीप्लाइज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट V1 एंड V2 बाय सम कांस्टेंट फैक्टर, यानी किसी कांस्टेंट फैक्टर जो कि डिफरेंशियल गेन है। यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम को भी देखें तो ये V1 और V2 हमारे पास मौजूद है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको ये मल्टीप्लाइज यानी एम्पलीफाई करता है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का फंक्शन है। इट मे हैव इधर वन इनपुट वन आउटपुट आर पेयर ऑफ आउटपुट्स वेयर द सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट इज़ द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू आउटपुट्स। जो हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट भी हो सकती है और दो आउटपुट्स भी हो सकती हैं। अगर जैसे हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर एक आउटपुट है तो फिर हम ग्राउंड के साथ इसको मेजर करेंगे, अगर दो आउटपुट्स हैं तो दोनों आउटपुट्स के अक्रॉस जो है वो हम इसको मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास वो गेन जो है जिसके लिहाज से यूँ कह लें कि हमारा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, वो हमारा डिफरेंशियल गेन कहलाता है। वो फैक्टर जिस फैक्टर से ये एम्पलीफाई करता है। इसके बाद हमारे पास कॉमन मोड गेन है। कॉमन मोड गेन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास amplification given to signals that appear on both inputs relative to the common, यानी कि हम जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंस जो होता है वोल्टेजेस का, इनपुट वोल्टेजेस का, वो हमें आउटपुट पे हासिल होता है। तो कॉमन मोड वोल्टेज गेन जो है वो भी हमारे पास हम ये कहें कि आउटपुट वोल्टेज और कॉमन मोड इनपुट का रेशो जो है वो कॉमन मोड गेन कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो हम देखें तो ये एक रेशो है डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन के दरमियान, यानी कि हम कह लें कि CMRR इज़ इक्वल टू AD/AC, यानी डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन के रेशो को हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कहते हैं। और द कॉमन मोड गेन इज़ दैट ऑब्टेन्ड व्हेन V1 इज़ इक्वल टू V2, जब V1 और V2 बराबर होते हैं उस वक्त हम इसको हासिल करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एक सलाहियत या एबिलिटी कि जिससे वो कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट कर सके, उस सलाहियत को भी हम ये कह सकते हैं कि ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो है। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे? ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में, वॉल्यूम कंट्रोल सर्किट्स में भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट्स में बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल होता है। लिमिटिंग सर्किट्स के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल है। इसी तरह इनपुट सिग्नल जनरेटर सर्किट्स जो हैं, जहाँ पे भी हमने सिग्नल जनरेट करने होते हैं, उन सर्किट्स के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर कंपनसेटिंग सर्किट्स के अंदर जो है वो हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल करते हैं और आइसोलेशन एम्पलीफायर्स के तौर पे बतौर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा
मिक्सर सर्किट के बतौर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे इसके साथ साथ और भी इस्तेमालात जो हैं वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के हैं। ये चंद एक इस्तेमालात जो है हमने यहाँ पे बयान किए हैं, बाकी बहुत सारे और भी इनके जो है वो इस्तेमालात हैं। इसके साथ साथ आपने ये जो लेक्चर जो आज का हमने देखा कि हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के करैक्टरिस्टिक्स और डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस को डिस्कस किया और डिटेल के साथ डिस्कस किया। कोशिश की कि ये थोड़े से वक्त में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जा सकें। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ के अलर्ट्स हासिल हो सकें। शुक्रिया जी।